अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो माजरत कि मैं गुज़श्ता कई रोज से एक प्रॉपर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करवा सका। उसकी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने जब अपना आखिरी व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था, ऐसे तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो उस वक्त पहलगाम वाकया हुआ था। उससे कुछ घंटों बाद, शायद या एक दिन बाद, मैंने अपना व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था। और उस व्लॉग में मैंने ये कहा था कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी जंग ज़रूर होगी। अ, उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते गुज़र गए, जंग ना हुई। बहुत सारे बड़े सियासी तजिया निगार इस दौरान उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो। और अगर कोई जंग हुई भी तो वो छोटी मोटी, सिर्फ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह कई सालों से हमारी झड़पें आपस में चलती रहती हैं, वक्त के साथ साथ उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, शायद इस टाइप की कोई कार्रवाई हो जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 हफ्ते इस बात को, पहलगाम वाकये को, गुजर चुके थे। लेकिन मैं फिर भी इस बात पर मुसर था कि ये जंग इनएविटेबल है। और मैं जब जंग की बात करता हूं तो मैं एक लार्ज स्केल जंग की बात करता हूं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स बहरहाल यूज नहीं होंगे किसी भी स्टेज पर। तो दोस्तों, मेरे इस क्लेम की वजह क्या थी? मेरे इस क्लेम की बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी मोदी की मेंटेलिटी। कि उसके माजी में अगर आप देखें, जब वो गुजरात का वजीर आला हुआ करता था, ऐसे 20-25 साल पहले, और फिर उसके बाद उसने जिस तरह की सियासत की, तो उसकी मेंटेलिटी एक बड़ी वाजह है कि अगर वो कोई बात कर देता है तो उस पर फिर पूरा अमल करता है, चाहे वो बात सही हो या गलत हो। इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो खतरनाक हद तक अपनी धुन का पक्का है। अ, फिर उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, उनको भी मैंने काउंट इन करके ही ये क्लेम किया था। बहरहाल जब ये जंग 2 हफ्ते तक नहीं हुई तो मुझे शक होना शुरू हो गया अपने आईक्यू को लेकर, और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद मुझे कुछ मजीद जरूरत है मुताला करने की और चीजों को समझने की, जो कि हमेशा होनी भी चाहिए। लेकिन फिर आज से तकरीबन 3 रोज पहले तवक्कात के एन मुताबिक हिंदुस्तान ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, और खासकर जो निशाना बनाया गया वो भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे को निशाना बनाया गया, जिसमें बहुत सारी शहादतें भी हुई। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो इलाके हैं उन पर भी इंडिया ने अटैक्स किए। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की आवाम को अब तक, अभी तक, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त तक पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से एक रिएक्शन का इंतजार है। मेरा आज का वीलॉग इस हवाले से, मगर अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। अब आज का सवाल, क्या पाकिस्तान इंडिया ने जो ये हरकत की है, इसका रिएक्शन देगा इंडिया को? अ, अब इसमें दोस्तों मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। 2 सिनेरियोज हैं मेनली जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक सिनेरियो, पहला जो है वो तो ये हो सकता है कि इस वक्त आपने देखा कि इंडिया ने अटैक करने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त झड़पें जारी हैं, शदीद गोलाबारी हो रही है दोनों जानब से मुख्तलिफ किस्म के क्लेम्स किए जा रहे हैं, जिसमें थोड़ी ही सदाकत है, ज्यादा तो उसमें झूठ की आमेजिश ही है। बहरहाल और फिर इसके बाद आपने ये भी देखा कि आज तकरीबन दूसरा रोज है जब इंडिया ने बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे। दो के उन ड्रोन्स ने अभी तक कोई बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं की, लेकिन ये भी एक सिलसिला चल रहा है। अगर तो इसी तरह का स्टेटस को बरकरार रहता है अगले कुछ 2 से 3 रोज या 4 रोज तक, यानी कि इसी तरह इंडिया के सिर्फ छोटे मोटे कोई ड्रोन्स पाकिस्तान आते रहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो झड़पें हैं वो चलती रहती हैं, तो दोस्तों मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा किसी बड़े स्केल। दोस्तों, अब दूसरा इसमें सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर इंडिया की जानिब से
ایسکیلیشن کی جاتی ہے مزید. یعنی کہ اس وقت اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بحیرہ عرب میں جو انڈین فلیٹ ہے، جو ان کا نیول فلیٹ ہے، اور جو ان کا جہاز بردار جو بیڑا ہے، آئی این ایس وکرانت شاید اس کا نام ہے، وہ اس وقت کراچی پورٹ کے بالکل قریب ہے. اور اس طرح کی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہاں سے کراچی پورٹ کے اوپر انڈیا کی جانب سے اٹیک کر دیا جائے. بہرحال اگر اس طرح کا کوئی کام انڈیا کی جانب سے اب کیا جاتا ہے، یا پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں ان پر انڈیا اٹیک کرتا ہے، ڈرونز کے ذریعے نہیں بلکہ جسے فل فلیج اٹیک کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ میزائل اگر داغے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ انڈین ایئر فورس کے جہاز آ کے بمباری کرتے ہیں اور ایسکیلیشن ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان ڈیفینیٹلی اس پہ ری ایکٹ کرے گا. اب دوستو یہ دوسرا سینیریو ہے. اچھا، اب ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مودی کا ہدف اصل میں ہے کیا. مودی کا ہدف ایک تو جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عوام کو خوش کرنا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مودی اب سے تقریباً 12 سے 13 سال شاید ہو گئے ہیں اپنے آفس میں ایز اے پرائم منسٹر، لیکن عوام میں شاید مودی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو شاید اس کو کچھ بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے، اور اس سے عوام اس کی خوش ہو بھی رہی ہے. جو میڈیا پر، ان کے مین سٹریم میڈیا پر خاص کر جس طرح کی احمقانہ قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح کی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اس سے کم از کم یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کم از کم جو بھارتی عوام ہے وہ اس وقت بہت خوش ہیں. اس کے علاوہ مودی کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مودی کا جو مقصد ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے، یعنی کہ پاکستانی سائیڈ پر جو کشمیر ہے، اس کا کچھ ایریا بھی مودی ہتھیانا چاہتا ہے، تاکہ وہ ایک وکٹری کلیم کر سکیں، اور ایک ڈیسائسو قسم کی وکٹری کلیم کر سکیں. اور پھر تیسرا مقصد اور اہم ترین مقصد شاید مودی کا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ ایک لمبی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کچھ سالوں سے اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان کی اکانومی بالکل کرپل کر رہی ہے، اس وقت بیساکھیوں کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے. اور ساری دنیا کو یہ یقین ہے انکلوڈنگ پاکستان کہ پاکستان کسی لمبی جنگ کا متحمل بہرحال نہیں ہو سکتا. دوستو دوسری طرف آئیں پاکستان کی جانب، تو عاصم منیر صاحب، ظاہر ہے وہاں پر تو مودی ایک لیڈر ہے، لیکن یہاں پر اس وقت اگر کوئی لیڈر اگر کسی کے احکامات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے، تو وہ عاصم منیر صاحب ہی ہیں. تو عاصم منیر صاحب کا ہدف کیا ہے؟ عاصم منیر صاحب کا صرف ایک ہی ہدف ہے. اگر ان کی آپ سابقہ پرفارمنس کو دیکھیں، ان کی ہسٹری کو دیکھیں، یا ان کے جو حالیہ اقدامات ہیں ان تمام کو دیکھیں، تو ان کا صرف ایک ہی ہدف ہے، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نوکری کو بچانا ہے. انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ وہ اگلے 5-7 سال، 8 سال، 10 سال کم از کم چیف آف آرمی سٹاف رہیں اور پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہیں. اب عاصم منیر صاحب کی اس وقت مجبوری یہ ہے کہ اگر اس سٹیٹس کو میں، یعنی کہ جو کچھ انڈیا کر چکا ہے، اور اگر انڈیا اس کو ایسکیلیٹ مزید نہیں کرتا، تو عاصم منیر صاحب اس کے باوجود اگر ری ایکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انڈیا کے اوپر کوئی میزائل حملہ ہوتا ہے، یا کوئی آپ فائٹر طیارے انڈیا پہ بھجواتے ہیں جو جا کے اٹیک کرتے ہیں ان کے کچھ ایریاز کو، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عاصم منیر صاحب کی سپورٹ کرنا بند کر دے گی. عاصم منیر صاحب کو پچھلے 2 سال میں یا 3 سال میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو سپورٹ کیا گیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس کا صرف ایک ہی بڑا مقصد تھا، اور وہ بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا یہ چاہتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مناسب رہیں اور بہتر تعلقات رہیں. اسی وجہ سے سارا رجیم چینج آپریشن بھی کروایا گیا، کیونکہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بہتر آپشن
इस वक्त दुनिया के पास या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पास इंडिया का है। और वो ये नहीं चाहते कि इंडिया अगर फोकस कर रहा है चाइना के ऊपर, तो दूसरी तरफ से उसे पाकिस्तान के ऊपर भी फोकस करना पड़े, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो उसकी वजह से। और इसी वजह से सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन भी करवाया गया और आसिम मुनीर साहब को लाया गया, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को दोबारा लॉन्च किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की पोजीशन भी बड़ी ही इस वक्त बुरी चल रही है। दोस्तों यहाँ पर जस्ट टॉपिक से थोड़ा सा मैं हटना चाहूंगा, इस वक्त डाइवर्ट कर रहा हूँ। मैंने बात की नवाज शरीफ साहब की। तो दोस्तों माजी में पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया, बिल वास्ता या बिला वास्ता, तो ऐसे मौके पर हमेशा एक नई पार्टी खड़ी की गई जिसके अंदर दोबारा जान भरी गई और उन्हें इक़्तिदार दिया गया। लेकिन माजी के बरक्स इस दफा जो पाकिस्तान में नई पार्टीज बनाई भी गई इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, और इस तरह की छोटी मोटी एक दो और पार्टीज बनाई गई, लेकिन उन्हें कोई इक़्तिदार नहीं सौंपा गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो इसकी सिर्फ एक वजह थी, और वो वजह शायद ये थी कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती थी, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती थी, कि नवाज शरीफ साहब के जाती ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं भारत के साथ। और नवाज शरीफ साहब को अगर हुकूमत दी जाती है तो कम से कम इन ताल्लुकात की बुनियाद पर भारत के साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर रहा जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती आप कहिए, या नून लीग की बदकिस्मती कहिए, कि इस जंग को वो रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तो इसलिए कम से कम अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई होगी, या समझ आ जाएगी बहुत ही जल्द, कि उन्होंने एक गलत घोड़े पर शर्त लगा दी थी। तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं होगी माजी करीब में, सॉरी मुस्तकबिल करीब में, कि अगर नवाज शरीफ साहब से की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है, या उन्हें बैक बेंचेस के तौर पर इस गवर्नमेंट में ले लिया जाता है और पीपल्स पार्टी को अपना असल घोड़ा बना दिया जाता है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो अब अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएं और इंडिया ये एस्केलेशन करे और पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़े, तो फिर पाकिस्तान जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें ये सवाल खुद से करना पड़ेगा कि आसिम मुनीर साहब को लाने का उन्हें फायदा क्या हुआ। इस इतना कुछ करने के बावजूद अगर वो इस जंग को रोकने में नाकाम रहे, तो आसिम मुनीर को साहब को लाने का क्या फायदा हुआ। अब आसिम मुनीर साहब, अब जो दूसरी सूरत हाल मैंने बयान की कि अगर इंडिया एस्केलेशन करता है तो फिर आसिम मुनीर साहब को रिएक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये रिएक्शन इस वजह से नहीं होगा कि उन पर कोई अवाम का प्रेशर होगा, कतई तौर पर नहीं। उनका अगर आप माजी उठाकर देखें तो अवाम के प्रेशर को उन्होंने कभी किसी किस्म की अहमियत नहीं दी, और ना ही उन्हें इस चीज से गर्ज है कि अवाम उनके बारे में क्या सोचती है। उन पर जो प्रेशर असल में आएगा वो आर्मी की जानिब से आएगा। क्यों इस वक्त तक शायद आर्मी की जानिब से बहुत ज्यादा प्रेशर आसिम मुनीर पर नहीं है, और क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल तैयारा गिरा दिया इंडिया का, उसकी वजह से उसको एक विक्ट्री के तौर पर क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से भी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी। बहरहाल जहां तक ये बात है कि अगर स्टेटस को रहता है तो आसिम मुनीर साहब रिएक्ट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आसिम मुनीर साहब रिएक्ट करेंगे। मैंने वजूहात आपको बता दी। अब आखिर में चलते चलते एक और छोटा सा सवाल, और वो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और इंडिया में जंग की सूरत में न्यूक्लियर जो हथियार हैं क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है। अब न्यूक्लियर हथियार एक तो वो हैं जो आपके पास बड़े एटम बम्स हैं, वो अपनी जगह, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस बात पर भी बहस चल रही है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से भी और शायद इंडिया की जानिब से भी। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स
چھوٹے نیوکلیئر ہتھیار ہیں جن کا جو دائرۂ کار ہوتا ہے وہ صرف شاید کچھ چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس جنگ میں کسی صورت پر بھی بڑے لیول پر یا جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور یہ وجوہات بیان کرنے کے لیے شاید ایک پورا ویلاگ علیحدہ سے ریکارڈ کرنا پڑے. تو بہرحال مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک دوستو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.